जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज से फिर से हम लोग अपने परसेंटेज वाले क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले की कुछ वीडियो परसेंटेज की हमारी पहले से आई हुई हैं और अब उसके आगे की सीरीज को ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था कि पीईटी का एग्ज़ाम एकदम वहाँ नज़दीक आ चुका था, जिसके वजह से हमको डीआई बीच में स्टार्ट करना पड़ा था, तो उससे दिक्कत हो गई थी। पर अब वापस से हम लोग किस पे परसेंटेज पे शिफ्ट होंगे और एकदम बेसिक से एडवांस लेवल के परसेंटेज को और एकदम आसानी से यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, और अब तक जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं उसी के हिसाब से ही आगे भी पढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, ये जो परसेंटेज की क्लास आई हुई है ये सिर्फ किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट नहीं करेगी। अगर ये किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे परसेंटेज का पार्ट्स आता है, मतलब उसमें मैथ्स पूछता है और मैथ्स में भी परसेंटेज आना चाहिए, सिलेबस में पार्ट होना चाहिए, तो अगर वहाँ पे परसेंटेज है तो वो हर एग्ज़ाम को क्वेश्चन इसी क्लास से ही आने वाला है, इससे बाहर नहीं जाने वाला। और जितना बोर्ड पे समझाया जाए, अगर उस क्वेश्चन का भी अगर 2 से 3 बार क्या करना है, रिवीजन कर लेना है, तो उससे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो कोशिश ये करना है। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए आप लोग अगर एडवांस लेवल पे या जैसे कि एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं तो आप लोग राकेश यादव सर के बुक ले सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, किरण पब्लिकेशन की। या फिर अगर आप लोग किसी वनडे एग्ज़ाम जैसे कि यूपी कांस्टेबल या यूपीएसआई या फिर रेलवे, अगर इनकी तैयारी करते हैं तो आप एसडी यादव भी ले सकते हैं अगर बिगिनर हैं तो, या फिर रेलवे की अंकगणित आती है लूसेंट की रेलवे की अंकगणित आती है, या फिर लूसेंट की केवल अंकगणित भी आती है। दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं, उससे आपका रेलवे का एएलपी हो, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, ये भी कवर हो जाएगा। साथ में अगर उससे प्रैक्टिस करेंगे एसडी यादव से या आरएस अग्रवाल से, तो उससे सारे हर टाइप के वनडे एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स आते हैं वो सारे के सारे उसमें कवर हो जाएंगे, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज से हम लोग जो चालू किए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नया चालू किए हैं, इससे पहले हम बहुत कुछ बता चुके हैं। जैसे कि परसेंटेज जब भी नॉर्मल फॉर्म में आएगा तो हमको क्या मान के कर लेना है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कितना पहले का याद और कितना नहीं है। ठीक, क्योंकि छोड़े हमको लग रहा है कि 15-20 दिन से तो ज़्यादा हो ही गया होगा परसेंटेज लास्ट क्लास लिए, हो गया होगा। तो ये बताइए पहले कि अगर नॉर्मल परसेंटेज है तो हम इसको किस फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हमको आसानी से जल्दी से आंसर आ जाए हमारा। क्योंकि वहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है एग्जाम में कि हमारा आंसर कितना तेजी से आ रहा है। आंसर तो सबका आने वाला है, कोई भी वहाँ पे ऐसा बच्चा नहीं गया जिसको पढ़ने की सहूर ही ना हो, पता ही ना हो कि परसेंटेज क्या होता है। ऐसा तो कोई बच्चा गया ही नहीं होगा, सारे बच्चे पढ़े होंगे, किसी न किसी टीचर से फॉलो किए ही होंगे। और आज के टाइम पे यूट्यूब पे भी कुछ बच्चे बैच लेके पढ़ते हैं, कुछ बच्चे फ्री में भी पढ़ लेते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत है नहीं। कुछ बच्चे ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, लेकिन हाँ, ऑफलाइन जब भी रहेगा तो ऑफलाइन ही रहेगा, उसको ऑनलाइन कभी नहीं पा सकते, क्योंकि ऑफलाइन में एक माहौल भी मिलता है साथ साथ में कि किस तरीके से पढ़ा जाता है और साथ वाला बच्चा कितना इम्प्रूव कर रहा है उसी पॉइंट को समझ के, और उसी पॉइंट को समझ के हम क्यों नहीं इम्प्रूव कर पाते हैं, क्योंकि हम समझा तो एक ही वे से रहे हैं, ऐसा तो है नहीं किसी को स्पेशली हम समझा रहे हैं, समझा तो सबको रहे हैं। पर वहाँ पे क्या होगा कि कोई बच्चा समझ में आता है तो समझ में आता है कि इसको क्यों समझ में आ रहा, हमको क्यों नहीं समझ में आ रहा, तब फिर वो अपने आप काम करता है। और ऑनलाइन वाले में कोई किसी को देखता तो है नहीं, खुद जब एकदम 100% डेडिकेशन के साथ लगे होंगे तभी ऑनलाइन काम करता है, वरना ऑनलाइन काम नहीं करता है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, अब अकेले रूम में बैठे हैं और वहाँ पे पूरा टारगेट हम ही करके पढ़ना है। अगर नहीं ध्यान है वहाँ पे तो क्या करेंगे, मोबाइल यूज करेंगे, इंस्टाग्राम का रील चलेगा, इस तरह कोई दिक्कत है नहीं, व्हाट्सएप चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। घर वाले सोच रहे हैं कि पढ़ ही रहा है, तो वहाँ पे खुद का डेडिकेशन चाहिए होता है ऑनलाइन क्लास के लिए। अगर एक बार ऑनलाइन क्लास में मन बस जाए तो ऑनलाइन क्लास सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर आपको डिस्टर्बेंस के लिए कोई नहीं होता सिवाय आपके, और अपने आप ही आदमी सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस पैदा करता है। जितना आदमी डिस्टर्ब खुद से होता है उतना धरती पे कोई नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे ही टेबल पे बैठोगे पढ़ने के लिए, वैसे ही याद आएगा कि अरे वो वाला काम अभी बाकी रह गया, तो वो वाला काम का निपटारा हमको कर लेना है। और जैसे ही जाओगे काम का निपटारा करने, वैसे ही थोड़ा जैसे ही थकेगा शरीर, दिमाग में आएगा कि आज तो पढ़ाई नहीं की, चल के पढ़ लेते हैं। तो ना काम होता है और ना
पढ़ाई होता है। पढ़ाई के समय पे काम याद आएगा और काम के समय पे पढ़ाई आएगा। तो ऐसा कुछ काम होने वाला नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल पे जा चुका है। मतलब कि अब ऐसा माहौल चल चुका है कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर 80% स्कोर नहीं कर रहे हैं आप, तो रिज़ल्ट देखने के लिए टेंशन नहीं है, आप इस चीज़ से एकदम फ्री हैं कि आपको रिज़ल्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, कि आप रिज़ल्ट चेक करें, हाँ 80% पास है तो आप रिज़ल्ट देखिए। ये मेंस का बता रहे हैं, प्री वाला नहीं हिसाब किताब बता रहे हैं, ठीक है ना। और ये वनडे एग्ज़ाम का हम हिसाब किताब बता रहे हैं, और स्टेट लेवल या फिर यूपीएससी की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, वहाँ का अलग हिसाब किताब है, उसकी बातें हम नहीं करते हैं। लेकिन वनडे एग्ज़ाम का आज के हिसाब से ये माहौल है कि अगर 80% से नंबर कम है तो आप रिज़ल्ट मत देखिए। हाँ, निगेटिव मार्किंग वेरी करता है कि निगेटिव मार्किंग आप में कौन सा लगा है। 1/4 होता है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा, वो हिसाब किताब बराबर बैठता है। लेकिन 1/3 होता है तो उसका मतलब होता है वो आपको लॉस करेगा। अभी ग्रुप डी वाले बच्चों को समझ में भी आ रहा होगा, जो दिए होंगे। करके आए थे 90 क्वेश्चन, घर पे आके मिला रहे हैं तो आ रहा है 18 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर। क्योंकि 1/3 जो होता है ना, देखने में बहुत लुभावना सा लगता है, और जब वो माइनस करता है ना तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बच्चे करके तो आए 50 तो सही, 40 तो कर दिए गलत। अब उसका 1/3 निकाल लो, उतना नंबर माइनस कर दिए। और करके जब आए थे तो सारे बच्चे कह रहे थे ग्रुप डी का कि लग रहा था 80, 90, 100 पता नहीं कितना ही कट ऑफ जाएगा। समझ में आ रहा। तो ऐसे माहौल से बचना है और पूरा फोकस करके अपने स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत अब समझ में आ रहा है? पढ़ने का मन कर रहा है? चलो तब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है पहला कि एक संख्या को 25% घटा देने से 225 हो जाता है, उसी संख्या में कितना परसेंट जोड़े की संख्या 375 हो जाए। वैल्यू कौन होता है ये हम समझा चुके हैं, नहीं समझ में आ रहा जिसको वो पिछली क्लास देख सकता है। ठीक, उसके बाद अगर नॉर्मल परसेंटेज है तो हम 100 मान के भी कर सकते हैं, अगर फ्रैक्शन में है तभी हम कोशिश करते हैं तोड़ने के लिए, या फिर ज़रूरत अगर हमको लगेगा कि नहीं इस नंबर में भी दिक्कत होगी हमको, तो हम क्या कर सकते हैं, इस नॉर्मल परसेंटेज को भी फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। किसी तरह कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन तो बहुत ही आसान, इसमें कुछ है ही नहीं। बोल रहा है कि एक संख्या को 25% घटा देने से संख्या कितनी हो जा रही है, 225 हो जा रही है। उसी संख्या में कितना जोड़ें, कितना परसेंट जोड़ें कि संख्या कितनी हो जाए, 375 हो जाए। ठीक, अब मेन क्वेश्चन को ही पढ़ना होता है और क्वेश्चन को ही समझना होता है, बाकी सोल्यूशन तो एक लाइन का हो गए, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे बस हमको ये बताओ, ये 225 वैल्यू आखिर में है किस परसेंटेज की? क्या इस 25% की है? ये तो 25% कम हो गया ना। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। अगर उसमें से 25% निकाल दिए तो बचा कितना होगा, और ये नंबर कितना बचा है? जो भी नंबर होगा उससे 25% घटाने के बाद ही तो बचा है, यानी कि 225 वैल्यू किसकी होगी, 75% की। तो 225 वैल्यू किसकी है, 75% की। और चाहिए किसका हमको? अच्छा, यहाँ पे देखो कोई भी परसेंटेज हम लोग ऐड करके क्या 375 पहुँच सकते हैं? नहीं, पहले हमको ये जानना होगा कि रियल में वो नंबर है कितना। सबसे पहले तो 100% ही जानना होगा ना, तो हमको क्या निकालना होगा, 100% कि रियल में वो 100% पे वो नंबर है कितना। अब काट लो इसको, 25 से काट दो 3 बार में, और 25 से काट दो 4 बार में, ये भी कटेगा, 5 2 7 2 9 कटेगा 3 से, 3 सते 21, और 3 चौक के बाद 3 पचे 15, 75 चौके कितना हो जाएगा, 300। इस तरह कोई दिक्कत? अच्छा, 75 के 4 गुना करना तो आसान ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 300 आ गया। अब ये क्या हमारा आंसर आ गया? अभी आंसर नहीं आया, ये तो वो संख्या है जिसको घटाने के बाद 225 था, पर हमसे पूछा क्या है कि कितना परसेंट जोड़े और कि वो संख्या कितनी हो जाए, 375। यानी कि 375 को क्या करना है हमको, 300 से घटा देंगे तो हमको पता तो चल जाएगा ना कि आखिर में नंबर कितना जोड़ना है, ये कितना बढ़ाना है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ तक में कोई दिक्कत? यानी कि नंबर कितना हमको ऐड करना है उसमें, केवल 75। और ये बढ़ाना किस पे है, हमेशा बेस पे ही तो काम होगा ना, तो बेस में ही तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो बेस हमारा कितना है, 300, और परसेंट के लिए गुणे में 100। अब क्या करना है, काटा बेटी
खून खराबा। 7 5 12, यानी कि ये भी क्या करेगा, 3 से कटेगा, कितना आएगा, 25 3 75, यानी कि कितना परसेंट बढ़ाना होगा, 25%। और यही हो क्या हो जाएगा हमारा। इस तरह कोई दिक्कत, क्वेश्चन था एकदम लड्डू जैसा, कोई दिक्कत वाली बात समझ में आई, आसान था, इसको नोट कर लो। उसके बाद देखते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक पेंसिल के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि की जाए तो मूल्य 3 रुपये बढ़ जाता है, तो पेंसिल का नया मूल्य क्या होगा। अब देखो वहां पे परसेंटेज कैसा दे दिया, फ्रैक्शन वाला दे दिया। अब वैसा दिया है तो हमको उसको क्या करना है, अब 16/2/3% है, अब कैसे जोड़ें और कैसे घटाएं। 100 तो मान के कर सकते हैं, आंसर भी आएगा, लेकिन क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन में फंस के रह जाएंगे। अब ये बताओ 16/2/3% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/1/6। ठीक है, उसको याद करना है, वो बस देखने के लिए हम नहीं लिखवाएं कि कॉपी पे खूब सुंदर सुंदर सा लिखा गया है कि 16/2/3% बराबर 1/6। निकालने आता है, निकालने का तरीका भी बताए हैं कैसे निकलता है। 16 3 48 2 50, 50/300 कितना आएगा, 1/6। समझ में आ रहा है, तो उसको बस क्या करना है, देखते नहीं रहना है, याद रखना है कि 20 तक का टेबल याद होना चाहिए, नहीं सर कभी भी खड़ा करा के पूछ भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या बोले हैं, स्क्वायर कम से कम 40 तक का दिमाग में सेट हो, और उसके बाद क्यूब भी दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से सेट होना चाहिए कि क्यूब भी क्या हो, दिमाग में सेट हो, कितने तक, कम से कम 15 तक का। ठीक है, ये नहीं कि सर आ रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, मज़ा तो आ रहा है, क्योंकि खुद करना नहीं पड़ेगा, पर वो वाला काम आएगा नहीं आएगा। वो जब भी काम आएगा बस मेरे काम आएगा, तुम लोगों के काम नहीं आने वाला है। तुम लोगों के काम कौन सा आएगा, जब तुम लोग खुद उस चीज़ को रेडी करोगे तब होगा। अब बस जिस जिस पॉइंट को हम बोल रहे हैं वो पॉइंट तुम लोग क्लियर कर लो। आने वाले 6 मंथ के बाद जो भी एग्ज़ाम तुम लोग देना चाहो, आंख बंद करके देना, उन सब में तुम लोगों का सिलेक्शन एकदम हो रहा है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर जिस हिसाब से बोल रहे हो उस हिसाब से स्टडी करते रहना है, बाकी देश दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना है, ज़्यादा जो सोचेगा फिर परेशानी में रहेगा। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि एक पेंसिल के मूल्य को क्या करना है, हमको 16/2/3% बढ़ाना है, यानी कि क्या करना है, 16/2/3% का मतलब कितना होगा, 1/6। अब यहाँ पे हमको कैसे समझ में आएगा कि इस फ्रैक्शन का हमको क्या यूज़ करना है। ऐसे हम पिछली वीडियो में बहुत बेसिक से जब समझा रहे थे फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना, वहाँ पे सब अच्छे से समझाए हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, आगे कब क्या करना होता है, ये खुद हमको क्वेश्चन बताते हैं, ये सब तो बता ही चुके हैं। अब याद कितना है ये सोचने वाली बात है, और याद नहीं है तो क्या करना है, पीछे वाली क्लास यूट्यूब पे है, उनको क्या करना है, रिवीजन कर लेना है, उनको अलग प्लेलिस्ट में हम डलवा भी देंगे। ठीक है, कि स्पेशली परसेंटेज के मैथ्स के लिए स्पेशली उसको बनवा देंगे एक प्लेलिस्ट, उसमें केवल मैथ्स वाला अलग हो जाएगा फिर सबसे। ठीक, पीटी वाले से उसको बाहर कर देंगे और डीआई से बाहर कर देंगे। ठीक, अब देखो 1/6 हो गया। अब यहाँ पे 6 क्या है, उसकी वास्तविक मूल्य जो भी रहा होगा, या फिर इसको हम लोग कहते हैं बेस, या फिर किसी की भी आय कितनी है, कितनी बड़ी घटी, ये सब क्या दिखलाता है, ये उसका बेस बताता है कि बेस उसका क्या है, 6 है। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसमें क्या करना है, वृद्धि करना है कि कमी करना है, कौन बताएगा, हम बताएंगे, क्वेश्चन बताता है कि वृद्धि करना है या कमी करना है, हम कौन होते हैं बताने वाले। ठीक है, तो बोल रहा है वृद्धि कर देना है, तो अब 6 था तो वृद्धि हो गई कितना होगा, 7। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब उसके बाद क्या कह रहा है, किया जाए तो मूल्य 3 रुपये बढ़ जाता है, मूल्य क्या हो रहा है, 3 रुपये बढ़ जा रहा है। अच्छा, जब 3 रुपये बढ़ रहा है तो इसमें सोचने वाली बात है ना कि इस 3 का ये 3 बढ़ किस पे रहा, ये 3 वाकई में वैल्यू किसकी है, और हमको वो नंबर कैसे पता चलेगा। या फिर क्या पूछा है, पेंसिल का नया मूल्य पूछा है कि नया मूल्य बताना है हमको
कि क्या होगा, ये हमको कैसे पता चलेगा। अब ये हमको बस वैल्यू ही पता करना है कि आखिर में वो 3 वैल्यू है किसका, हमारा क्वेश्चन सेट है। अब तुम ही लोग से हम पूछ रहे हैं कि तुमको बताना है कि इस 3 के नीचे 6 आएगा, 1 आएगा या 7 आएगा, और कब कौन कहाँ आता है ये तुम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्या होगा। 3 के नीचे 6 लिखें, 3 के नीचे 1 लिखें, 3 के नीचे 7 लिखें, क्या लिखें हम? यहाँ पे 6 आएगा। तुम्हारे हिसाब से 6, तुम्हारे हिसाब से कुछ 6 ही, तुम्हारे हिसाब से 1 मतलब 2 लोग 6 के साथ हो और तुम 1 के साथ हो। ठीक, अब देखो ये हम बताएंगे कि 6 होगा ये 1 होगा, नहीं, ये क्वेश्चन ही बताता है कि वो वैल्यू आखिर में है किसकी। ठीक है, तुम ऐसे सही हो, ठीक, वो दोनों गलत है। यहाँ पे क्या बोला कि यदि एक पेंसिल का मूल्य 16 से 2/3% बढ़ा दिया जाता है तो मूल्य में 3 रुपये बढ़ जाता है। बढ़ाए हम कितना था? 1 बढ़ाए, तो बढ़ा कितना था? 3, यानी वृद्धि तो जो किए थे हम 1 किए थे ना, पर वास्तविकता में बढ़ कितना रहा है? 3। तो 3 वैल्यू किसकी है? 1 की। समझ में आया? आरपी सर फालतू में बहुत सारे बातें करते हैं, हमको तो लगता है कि बहुत गलत बोलते, तुम एकदम सही हो। ठीक है, तुम्हारा दिमाग एकदम खुला हुआ है, समझ में आ रहा है तुमको, किसी तरह तुक्का मारती हो बस। ठीक, 1। और अब हमको बताओ यहाँ पे बताओ 6 आएगा या 7 आएगा। वहां पे हमको बताना है कि नया मूल्य, पेंसिल का नया मूल्य। देखो ये सिर्फ हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ताकि पिछला जितना है ना सब रिकॉल भी हो जाए यहीं पे, इसी टाइप का क्वेश्चन हम लिखेंगे। इसीलिए तो जो छोड़े 15 दिन है और इतना हमको अच्छे से पता है कि 15 दिन में एक बार भी परसेंटेज का कोई प्रैक्टिस नहीं हुआ होगा। सही बात है, क्योंकि ईमानदारी से बताओगे तो ईमानदारी से काम चलेगा। अगर हमसे बेईमानी करोगे तो दिक्कत में हम थोड़ी जाएंगे, तुम लोग जाओगे। ठीक ना, तो समझ में आया यहाँ पे 1 क्यों आया? फिर से समझाएं, समझ में आ गया वैल्यू? अब यहाँ बताओ 6 लिखे कि 7 लिखे? ये होता है हमारा बेस यानी कि ओरिजिनल प्राइस, और ये क्या होता है? न्यू। यहाँ पे हमसे नया ही तो मूल्य पूछा, हमको पुराना मूल्य या वास्तविक मूल्य क्या था ये तो पूछा नहीं। हमसे क्या पूछा है कि उसका नया मूल्य क्या होगा, तो कितना होगा? 7। तो कितना हो जाएगा? 7 तरीके 21 रुपये। समझ में आया? सकला का बुम बुम वाला पेंसिल है इसीलिए 21 रुपये का मिल रहा है। ठीक ना, बाकी नटराज वाला रहता तो सस्ता मिल जाता। समझ में आया क्वेश्चन? किस तरह कोई दिक्कत? कब समझ में आया कि कब 1 आएगा? अगर यही क्वेश्चन बोला होता कि 3 रुपये नए, ये बोला होता कि वृद्धि की जाए तो मूल्य 3 रुपये बढ़ जाने के बजाय बोला होता कि उसका वास्तविक मूल्य 3 रुपये था, अब नया मूल्य क्या होगा। जब बोला होता क्वेश्चन कि यदि एक पेंसिल के मूल्य में 16 से 2/3% की वृद्धि की जाती है और पेंसिल का वास्तविक मूल्य 3 रुपये था, तो अब वस्तु का नया मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन होता। तब आता नीचे क्या? 6। समझ में आया? और तब यहाँ पे जो पूछता नया मूल्य पूछा था तो 7 आ जाता। समझ में आया बात? तब हो जाता हमारा आंसर जो भी आता। यहाँ पे कब 7 आता? जब क्वेश्चन लिखा होता कि यदि एक पेंसिल के मूल्य को 16 से 2/3% बढ़ा दिया जाता है जिससे वस्तु का वर्तमान मूल्य 3 रुपये है। ठीक है, 3 रुपये है, तो इसका प्रारंभिक मूल्य क्या था? ये जब क्वेश्चन पूछता तब नीचे क्या आता? 7 आता। रहने तो लाइट कट गया थोड़ी, अच्छा थोड़ा लाइट कट गया है जिसकी वजह से बोर्ड पे थोड़े लाइटें कम आ रही हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि हम 10 बार खुद ही पढ़ते हैं और 10 बार बोलते हैं तो समझ में आता है कि क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। और यहाँ वाला बोर्ड एकदम क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक, तो कितना आ गया हमारा? 21 रुपये। ये समझ में आया ना कि 7 कब होता है और 6 कब होता है और कब 1 होता है? क्योंकि वहाँ पे बोला है कि वृद्धि की जाए तो मूल्य में 3 रुपये बढ़ता है, वृद्धि हम किए 1 की, बढ़ रहा है 3, तो नीचे क्या आएगा? 1। जब बोला होता वास्तविक मूल्य उसका 3 रुपये था, नया मूल्य क्या होगा? तब आता नीचे 6। जब ये बोलता है कि पेंसिल का नया मूल्य बढ़ने के बाद 7 रुपये या 3 रुपये हो गए, तब नीचे आता 7। ये वैल्यू खुद बताता है कि हम किसके
हैं। समझ में आया? और इसके बाद वाला भी यही बताता है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, वास्तविक मूल्य पूछता तो यहाँ पे आता 6, यहाँ पे नया पूछा है तो 7, पूछता है कितने रुपए का वृद्धि या अंतर हुआ तो ऊपर यहाँ पे आता 1। समझ में आ गई बात? किस तरह कोई दिक्कत? अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या में 12.5% की कमी की जाती है और बाद में 7.5% की वृद्धि की जाती है, तो वह संख्या वास्तविक परिवर्तन से, तो उस संख्या में वास्तविक परिवर्तन कितना हुआ। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसके लिए परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, वो भी एक लाइन का ही क्वेश्चन है, बस हमको क्वेश्चन को समझना होगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, इस फ्रैक्शन को नॉर्मल बटे में लिखना है। 12.5 का मतलब क्या होता है, 12 दूना के 24, 1 25 बटा के 200 यानी कि 1 बटा के 8। ठीक है, तो 12.5 का मतलब क्या हुआ, 1 बटे 8। किस तरह कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक संख्या में कितना किए हम लोग, 12.5% की कमी किए हैं। कमी किए हैं यानी कि ओरिजिनल टू न्यू का रेशियो अगर हम बनाएं तो क्या बनेगा, ओरिजिनल अगर 8 था तो अब 1 की कमी हुई है ना, तो 1 कमी हुई तो अब कितना हो गया होगा, 7। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, और बाद में 7.5% की वृद्धि की जाती है। कितना किया जाता है, 7.5% की वृद्धि की जाती है। जब 7.5% की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या में वास्तविक परिवर्तन पूछ रहा है। अच्छा, 7.5 का मतलब क्या हो गया, 7 दूनी की 14, 1 15 बटा के 200, तो 15 बटे के 200 का मतलब कितना हो गया, 3 और 4 40। ठीक, समझ में आया कैसे आएगा? जब भी परसेंटेज को तोड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, भाग में 100 करते हैं, और जब परसेंटेज बनाते हैं तो गुणे में 100 करते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब इस 7.5% को करना है तो 7 दूनी 14, 1 15 बटा के 2 और परसेंट बनाना है इसीलिए भाग में 100 कर देंगे। अब इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10 20। ठीक, 20 दूना के 40 बटा के 3। ठीक, समझ में आ गया ना बात कि कैसे निकालते हैं? ऐसे कि हम बहुत अच्छे से बताएं, तुम लोगों को याद भी होगा। यानी कि वो संख्या अगर अब 40 रही होगी तो उस पर कितने का वृद्धि किए हैं, तो वृद्धि करके 3, तो कितना हो गया होगा, 43 ये हुआ होगा। पर क्या इससे हमारा कोई आंसर पता चल रहा है? नहीं चल रहा है कि क्या हुआ होगा और क्या नहीं हुआ होगा। तो हमको पता कैसे चलेगा कि अब हमारे क्वेश्चन में हुआ क्या है वास्तविकता में? जब हम इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं तो हमारा सक्सेसिव मेथड डील हो जाता है, यानी कि क्रमागत हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये क्रमागत ही है तो एक संख्या को पहले बढ़ाया गया और पहले घटाया गया और फिर बढ़ाया गया, मतलब चेंज में ही चेंज हुआ है, रुक के चेंज नहीं हुआ। तो इसी चीज़ को डील करने के लिए हमको इनको आपस में गुणा करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई कटने वाला नंबर होता तो हम काट भी देते, न 43 कटने वाला है 8 से, न 40 कटने वाला है 7 से। समझ में आ रहा है? तो इनको आपस में क्या करना होगा, हमको गुणा करना होगा। तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 यहाँ तक। ठीक, और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 के 21 और 4 सत्ते 28 और 2 30। ठीक, 17 के 21 के 1 और 4 सत्ते 28 और 2 30, 301। ठीक, यानी कि वो रियल में नंबर कितना होगा, 320, पर अब है कितना, यानी कमी तो हुई है। कितने की कमी हुई है, 19 की। कमी किस पे हुई है, क्योंकि कोई भी चीज़ बढ़ेगा या घटेगा वो ऑलवेज किस पे, बेस पे। और परसेंट के लिए अच्छा कमी हुआ है या वृद्धि हुआ है, यह पता चल गया कि नहीं? यहाँ पे साफ दिख रहा है कि अगर 320 नंबर होना चाहिए तो और है नंबर कितना है, क्या 1, यानी कि नंबर कमी हुई है, यानी कमी वाला परसेंट ही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में अगर एक ही ऑप्शन मिले हमको कमी वाला और 4 मिले वृद्धि वाला, तो आंख बंद करके सीधे कमी वाले पे मार देना, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करना। ठीक है, लेकिन एक कमी में ऑप्शन होता है और एक वृद्धि में सेम नंबर का, और हमेशा ऑप्शन नंबर बी ऐसे टाइप का क्वेश्चन सही होता है।
ऑप्शन नंबर ए पे रहेगा इसमें वृद्धि वाले का सेम परसेंटेज, और ऑप्शन नंबर बी पे रहेगा सेम परसेंटेज जो रियल आंसर है कमी वाला। ठीक, बस कमी और वृद्धि में जब दिमाग में प्रेशर रहता है तो आदमी नीचे नीचे जाता ही नहीं, ठीक ना, ऊपर ही ऊपर देख के जो पहले दिखता है उसी पे टिक मारता है और आगे बढ़ जाता है। तो इस सब चीज़ों को क्या करना है, हमको सीख के चलना है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक, 2 से काट दो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 16। अब 19 बचे कितना होगा बताओ, 19 बचे 95 और बटे में 16। अब यहाँ पे कैसे करें, तो 16 का टेबल पढ़ना होगा। 16 पचे 80 और 16 छके 96, तो 96 तो जाएगा नहीं, 5 ही बार में जाएगा, और बच कितना जाएगा यहाँ पे 15, तो यहाँ पे 5 सही 15 बटा के 16, ये क्या है कमी, माइनस होगा ना, कमी हुआ है तो, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर कि वास्तविक नंबर में क्या हुआ है 5 सही 15 बटा के 16 कमी आई। ठीक, तो आज वाले वीडियो में अभी यहीं रख देते हैं, लाइट अगर आएगी तो इसमें और ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन है कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाया जाता है, बाद में 30% की वृद्धि की जाती है, जिससे मूल्य 416 रुपये हो जाता है, तो वास्तविक मूल्य क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में किए थे, और इस संख्या वाला जिसमें कि हम लोगों को बस ये देखना था कि ओवरऑल अंतर कितना है या नेट प्रभाव क्या पड़ा, हमको बस ये चेक करना था। यहाँ पे अंत में बस एक वैल्यू ऐड कर दिया है, और वो वैल्यू क्या दिया है जिससे मूल्य वर्तमान वाला दे दिया है 416 हो जाता, और हमसे पुराना वाला पूछ लिया, और बाकी क्वेश्चन में कुछ दम दिलासा है नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है कि 20 है और बाद में 30 है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो इसको कैसे करना, हमको फ्रैक्शन वाले फॉर्म से कर लेना आसानी हो जाएगा। सिर्फ एक ही परसेंटेज होता है तो नॉर्मल 100 मान के कर लेते। जैसे अभी क्या हो कि तुम लोग बिगिनर फॉर्म में हो, यानी सीख रहे हो, तो जब सीख रहे हो तो ये मत देखना कि हमको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है या हमको बातें धीरे धीरे समझ में आ रही, तो कोई एक ही दिन में एकदम हैवी ड्राइवर नहीं हो जाता है कि एकदम अपने मन से हवाई जहाज उड़ाने लग गया। ठीक ना, जब भी आदमी लर्निंग फॉर्म में होता है, जब भी कुछ सीखता है तो उसमें क्या लगता है, समय लगता है। ये भी लग सकता है कि सर इतना देरी से बस हम लोग 3 क्वेश्चन किए, अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन, इतने में हमको लग रहा है कि बहुत समय हो जाएगा। पर क्या है ना कि जब हम लोग सीखते हैं तो यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन 6, अब यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, जब घर पे जाओगे तो इतने देर में तुम लोग कम से कम 15 क्वेश्चन नहीं तो 10 क्वेश्चन तो कर ही ले जाओगे, क्योंकि वहाँ पे अब समझना नहीं है, वहाँ पे तुमको अब क्वेश्चन आ गया कि कैसे करना है, तो उसके बाद तुम क्वेश्चन करो ना दबा के, कोई कौन रोक रहा है तुमको, कोई रोक रहा है नहीं। लेकिन जब क्वेश्चन समझते हैं आदमी तो एकदम रिलैक्स होकर एकदम आराम आराम से समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एकदम आराम आराम से एक एक पॉइंट को क्लियर करके, ताकि कोई भी डाउट न बचे। और कोई डाउट बच रहा है तो ऑनलाइन वाले कमेंट कर सकते हैं, और तुम लोग तो ऑफलाइन में डायरेक्ट पूछ ही सकती। तो यहाँ पे क्या है कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाया जाता है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। 20% का मतलब 1/5 होगा। ठीक ना, पॉज कर दो, लाइट आ गया, मैनेज कर लेते हैं पहले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5। 30% का मतलब क्या हो गया, 30/100, यानी कि 3/10। किस तरह कोई दिक्कत, फ्रैक्शन में तोड़ने में कोई दिक्कत लग रहा है, नहीं, बहुत आसान है। अब पहले वाले में क्या बोला, वस्तु का मूल्य घटाया है। अब घटाया है इसका मतलब अगर ओरिजिनल अगर 5 था तो न्यू कितना हो गया, 4। यहाँ पे फिर क्या किया, बाद में बढ़ा दिया है, तो नंबर क्या था 10, बढ़ा दिया कितना 3, तो कितना हो जाएगा 13। ये समझ में आ रहा है ना कि कब घटा रहे हैं कब बढ़ा रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% घटाया जाता है, तो हम घटा दिए। जब बोला क्वेश्चन की बाद में 30% बढ़ाया गया है, तो हम क्या किए हैं, बढ़ा दिए। समझ में आ रहा है। अच्छा, एक ही नंबर पे ये काम हुआ है तो यहाँ पे सक्सेसिव मेथड हमारा लग जाएगा, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे काटने के लिए चाहें तो हम काट भी सकते हैं, पर क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर काटना चाहो
तो यहाँ पे काट सकते हो, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो 50 और 13 दूना के, यानी कि वृद्धि तो हुई है, कितने को, ये 1 की, पर इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जिससे मूल्य 416 रुपये हो जाता है तो वास्तविक मूल्य हमको बताना है। यानी कि 416 जो है वो वैल्यू किसकी दे रखा है, 26 की या 25 की, वो वृद्धि के बाद का दिया है, यानी कि वो किसका दिया है, 26 का। चाहिए हमको किसका, अब ये देखो किससे कट रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे काटें इसको, 2 से काटो, 13, वैसे ही 13 से ही कटेगा पूरा ओवरऑल भी। हाँ 13 से ही काटते हैं ना डायरेक्ट, 13 से कट रहा है, 13 दूना के 26, 13 तिया 39, यानी कि बच गया 2 और 2 मतलब 26, 13 दूना के 26, 2 से काट दो 16, 25 में 16 कटे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा। 2 तरीका है, कौन कौन सा तरीका है, एक 10 टाइम चले जाओ, ठीक है, तो 10 टाइम गए तो 250 और 6 बार जाओगे तो 150, ठीक है। तो 250 और 150 जोड़ोगे तो कितना होगा 400। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, कि पहले मूल्य कितना था उसका 400 रुपये और अब मूल्य क्या है 416। आंसर आए किस तरह, कोई दिक्कत इसमें। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, बस हमको क्या करना है, समझना है कि क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। यहाँ ऊपर थोड़ा सा हम रफ कर लेते हैं और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, तब तक से तुम लोग नीचे वाला नोट कर लो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 12.5% की वृद्धि की जाती है तो चीनी की खपत कितने % कम करें कि खर्च सामान्य रहे, और दूसरा क्वेश्चन उसी में है केवल 10% की वृद्धि हो। इस कॉन्सेप्ट को हम पिछली क्लास में सिखा चुके हैं। यहाँ पे बस हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितना याद है, मेरी बताई हुई बातें कितनी याद है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में लगभग इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 12.5% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत को कितने % की कम करें कि खर्च सामान्य रहे या केवल 10% ही बढ़े, ठीक। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो इस टाइप का क्वेश्चन याद करो, हम बताएं कि नहीं बताए हैं, बताए हैं ना। तो जब बताएं तो बताओ कैसे सॉल्व करें इसको। सबसे पहला काम फ्रैक्शन में लिखते हैं, 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8, यानी ओरिजिनल टू न्यू की रेशियो बना ले तो 8 से 9, ठीक है। बोल रहा है चीनी की खपत को कितने % कम करें कि खर्च समान रहे। अब बताओ कितना कम करें कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा क्या हो, एकदम इक्वल हो, यानी 1:1 के फॉर्म में हो, कोई भी परिवर्तन न हो। और ये बताओ क्या था, हमारा प्राइस था, और ये हमारा प्राइस था, ये हमारा कंजप्शन था, दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर निकल ही जाएगा, ठीक ना। कितना हम सामान खाते हैं और कितना का है, दोनों का आपस में गुणा करेंगे तभी तो हमारा खर्च पता चल जाएगा कितना है। जैसे कि अगर हम 1 किलो चीनी खाते हैं, ठीक, और 1 किलो चीनी का दाम कितना है 40 रुपये किलो, तो हमारा खर्च कितना है 40 रुपया। अगर 2 किलो खाते तो 40 × 2 कितना आ जाता है 80, तो मेरा खर्च कितना है 2। तो प्राइस में जब भी कंजप्शन यानी अपने खपत को जोड़ते हैं, यानी मूल्य में क्या करना है, खपत को जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, खर्च निकल जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आया ना बात। तो ये बताओ, ये तो प्राइस तो हमको दे रखा था 8 से 9 हो गया, ये भी बता चुका है कि खर्च हमको समान रखना है, यानी 1:1 रखना है। अब हमको ये बताओ कि खपत हम कितना कम करें तो हमारे अंदर कोई प्रभाव ना आए। इस टाइप का क्वेश्चन हम बताएं हैं, तुम लोगों को याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये बताओ कि कौन सा नंबर ऐसा ऐड करें यहाँ पे कि जिससे गुणा करें तो वही नंबर यहाँ पे भी दिख जाए और वही नंबर यहाँ भी दिख जाए, जिससे वो दोनों आपस में कटने के बाद 1:1 हो जाए। 1:1 का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा नंबर दो सेम नंबर जो यहाँ भी हो और वहाँ भी हो,
एक से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ बताओ 9 अगर यहाँ पे ला दें और 8 अगर यहाँ पे ला दें, ये देखो बहुत तेजी से, ऐसे तो एलसीएम निकाल के किया जाता है, पर जब सेम ही दो ही लोग में करना है तो बस क्या करना है, एक दूसरे से पलटा पलटी कर देना है, बस काम हो जाएगा। 8 9 72 और 9 8 72, किस तरह की दिक्कत। और 72:72 का मतलब 1:1, यानी हमारा हिसाब किताब सेट है, मामला कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 9 से 8 हुआ है, यानी क्या किए हैं हम, एक की कमी किए, किस पे किए हैं, 9 पे, और परसेंट के लिए क्या करेंगे, गुणे में 100, तो कितना आ जाएगा 11 सही 1/9%। की क्या करना होगा हमको, वृद्धि की कमी, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। पर क्या इतने से क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, पहले वाले का तो आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, केवल 10% की वृद्धि हो। अब बताओ केवल क्या हो, कंजप्शन हमारा 10% ही बढ़े, यानी अगर यहाँ पे 10 था खर्च हमारा, तो अब 10 से बढ़ के कितना हो जाए 11, क्योंकि 10 का मतलब क्या होता है, 10% बराबर कितना होता है 1/10। किस तरह कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब बताओ यहाँ पे ये नंबर तो आ गया, अब बताओ यहाँ पे कौन से नंबर से गुणा करें कि 10 रेशियो और 11 के फॉर्म में ही वो नंबर दिखाई दे। समझ में आ रहा है कोई बात। इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत सारा करवाए तुम लोगों को, शायद तीसरे वीडियो में होगा, हमको याद आ रहा है हम पढ़ाए हैं। अब बताओ यहाँ पे कौन से नंबर से गुणा करें कि यही नंबर ऐसा 10:11 वाले फॉर्म में आए। कुछ आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है। ये बताओ 9 और 8 में था, जब इनका गुणा किए थे तो 10:11 आया था। अगर इसी नंबर में इस 10 का गुणा कर दें और इसी नंबर में 11 का गुणा कर दें, यानी 11 8 कितना होता है 88, और 10 9 90। अब देखो 8 9 72, कितना हो गया 720, ठीक। और यहाँ पे करोगे तो 88 9 कितना हो जाएगा 8 9 72 के 2, और फिर 8 9 72 और 7 72 और 7 कितना हो जाएगा 79, यानी 792 और 720, ठीक। अब देखो इसको काट के देखो, किसी नंबर से कटेगा, ये 10 बार में और ये 11 बार में, 72 से ही काटो, ठीक है। 72 से काटोगी तो ये आएगा 10, ठीक। 72 से इसको काटोगी तो 72 बार में कितना था 720, और एक 72 और ऐड करो, इसमें कितना हो जा रहा है 2 7 2 9 और 7 792, यानी कि ये कट रहा है 11 बार में और ये कटा है कितने बार में। समझ में आया कॉन्सेप्ट कि क्या करना होता है। अच्छा बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गई यहाँ पे, थोड़ा साफ करते हैं। यहाँ समझ में आ गया ना, फिर से समझाते हैं और बताना इस बार तुम लोग। पहले क्वेश्चन क्या बोला है, पहले क्वेश्चन क्या बोला है कि चीनी के मूल्य में 12.5% की वृद्धि करना है, यानी कि 8 से 9। दूसरी पॉइंट क्या बोला है कि चीनी की खपत में कितना कमी करें कि केवल खर्च 10% ही बढ़े, क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 10% ही बढ़े तो इसका मतलब क्या, एक्सपेंडिचर के बारे में हमको पता है, खपत के बारे में नहीं पता है। हमको ये पता है कि ये 10:11 होना चाहिए। कौन सा नंबर एक ऐसा है कि जिसका गुणा इन दोनों से करें तो 10 के फॉर्म में आए और वही नंबर 11 के फॉर्म में। तो सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, 8 और 9 हो जाएगा। साथ में हमको 10:11 के फॉर्म में चाहिए, 1:1 के चाहिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तुरंत आ जाएगा। लेकिन अगर 10% बोलते बढ़ाना है, या 15% या 20% या 22%, तो उस रेशियो को क्या करना है हमको, लिखने के बाद उनको ऊपर वाले संख्या से गुणा कर देना। अगर इसकी गुणा 10 से कर दे और इसकी गुणा 11 से, यानी कितना आ गया नंबर 11 8 88 और 10 9 90। अब इस ऊपर वाले नंबर कोई काम है, इसको काट देंगे। अब यहाँ पे आ गया हमारा, जो भी नंबर आएगा वो 10:11 के फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि हमको इस वाले नंबर से भी कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हमको क्या देखना है कि केवल खपत कितना % कम करना है, तो हमको मूल्य से या खर्च से कोई गुणा भाग करने से कोई मतलब है नहीं। तो खपत केवल कम करना है हमको, ठीक। केवल जब खपत कम करना है तो अब अगर हमारा पहले खपत कितना था 90, और खपत कितना होगा, यानी 2 की कमी हो रही है किस पे
90 पे और परसेंट के लिए गुणा में 0 से 0, यानी कि 20/9। तो 20/9 कभी ऑप्शन में नहीं होगा, या तो दशमलव में होगा या फ्रैक्शन में होगा। तो 9 दूनी के 18 और 2/9%, या फिर दशमलव में रहेगा तो 2.222, जो भी चलता रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? पहले का आंसर तो ये, दूसरे का आंसर ये है। पहले का आंसर क्या आया था? 11 सही कैसे आया था? क्योंकि 10 की कमी किए थे, कितने की? 9 से कमी किए थे। 9 पे कमी कितना हुआ था? 1 का, और परसेंट के लिए गुणा में 100। कितना आएगा हमारा आंसर? 11 सही 1/9%। ठीक, ये हो गया। दोनों को छापो और इस फिर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ठीक, अच्छा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि राम का खर्च 16% किताब पर, 12% खाने पर, 14% रूम रेंट पर और 38% अन्य खर्च करता है। यदि उसकी बचत 6400 रुपये है तो उसकी कुल आय कितनी होगी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें जब एक शेष करके बनाता है तब थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन होता है, पर अभी सिंपल वाला समझते हैं कि सिंपल वाला जब आता है तब कैसे करते हैं। ठीक है, ये नोट हो गया? रफ कर दें। अब देखो सिंपल वाला क्वेश्चन पढ़ो क्या था। क्या रहा है कि राम का जो खर्च है 16% कहाँ किताब का खर्च कर रहा है? किताब पे, यानी कि राम क्या है? पढ़ने लिखने वाला बच्चा है। ठीक है, कि 16% किस पे कर रहा है? बुक पे। उसके बाद किस पे कर रहा है? खाने पे कितने कर रहा है? फूड पे कितना खर्च कर रहा है? 12%। उसके बाद 14% रूम पे कर रहा है, रूम रेंट पे कितना कर रहा है? और अदर खर्च कितने उसके? 38%। ठीक, और उसके बाद यदि उसकी बचत 6400 रुपये है तो उसकी कुल आय कितनी होगी? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पे बताओ, बुक पे भी खर्च किया, फिर अपने किताब पे भी खर्च किया, खाने पे भी, फिर रूम रेंट पे भी, फिर अदर खर्च भी किया। ये जितने भी खर्चे किए उसमें कहीं भी ये तो बोला नहीं कि शेष का खर्च है। उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि राम का खर्च 16% किताब पे है, खाने पे 12% है, रूम रेंट पे 14% है और 38% अन्य खर्च। यानी कि सब 100 में से ही तो खर्चा कर रहा है उसके पास, जो क्योंकि अपने आप में 100% की कोई वैल्यू होती है। जब किसी से कंपेयर करते हैं तब वो परसेंटेज वेरी कर सकता है, पर ऐसे अगर परसेंटेज की बात करें तो पूर्ण कितना होता है? 100% पे ही होता है। यानी कि यहाँ पे खर्च अगर देख लें हम तो कितना हो जाएगा? 16 और 14 30, और 38 और 12 हो जाएगा तुम्हारा 40 10 50, और 50 30 कितना हो गया? 80%। यानी कि अगर हमारे पास संख्या कितना था? 100%, तो उसका हम 80% क्या कर दिए? खर्च कर दिए। तो हमारे पास बचा कितना होगा? 20%। अब ये वैल्यू किसकी दे रखी है? बचत का ही तो दे रखा है, उसकी बचत का ही तो दे रखा है। तो 6400 क्या है? उसका सेविंग है, बचत है, और बचत रियल में है कितना? 20%। और बताना हमको उसकी टोटल आय है, तो परसेंट में गुणे में 100। अगर केवल खर्च पूछता तो यहाँ पे क्या आता? 80। कुल आय पूछा है तो 100। अच्छा यहाँ पे अगर ये 6400 को बोला होता कि ये उसका खर्च है, तब नीचे क्या आता? 80 आता। बोलता 6400 उसकी कुल आय है, तब क्या आता? नीचे 100 आता। जब क्वेश्चन ये पूछा है कि वो क्या है? उसकी सेविंग है, तो नीचे 20 आए। यानी कि क्वेश्चन भले हम एक कर रहे हैं, पर कर कितना रहे हैं? 3 क्वेश्चन। 3 ही नहीं है, वैसे हम लोग 6 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि साथ में हम ये भी तो समझ रहे हैं कि जब मान बदलेगा तब क्या होगा। इसी क्वेश्चन को हम 6 तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे इस 6400 के जगह पे हम टोटल वैल्यू लिख दें एक बार, ये कुल आय है। एक बार लिख दें कि ये खपत है उसकी, मतलब कि खर्च है उसका। एक बार लिख दें उसका बचत है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बना। 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लें हम कि उसकी कुल आय कितनी होगी, या फिर पूछ लें कुल उसका बचत कितना होगा, या पूछ लें कि उसका खर्च कितना होगा। समझ में आए? क्वेश्चन हम कर एक रहे हैं, पर ये कितने टाइप के क्वेश्चन को मर्ज कर रहा है? 6 टाइप के क्वेश्चन को। तो अब बस कुछ करना है क्वेश्चन में? नहीं,
बस क्या करना है, काटा पीटी खून खराबा, 2 से काट दो, इसी को काट दो, 3 और 2 कितना हो जाएगा 32,000 रुपये, यानी उसकी आय कितनी 32,000 रुपये। समझ में आया? किस तरह कोई दिक्कत? तो आज के वीडियो में अब सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।